नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश पवार। मनुष्य शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना आनुवंशिकी वाला नंबर चैप्टर चल रहा था, तो इसमें अपन पढ़ रहे थे पारिभाषिक शब्दावली, आनुवंशिकी से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली। तो पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत कारक, जीन, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एक संकर संकरण कहलाएगा संकरण, उसके बाद में एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। इसके पश्चात आ जाएगा आपके युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। इसके पश्चात आएगा फ्रिक्शन संकरण, फ्रिक्शन संकरण। इसके पश्चात आ जाएगा आपके संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण। इसके अलावा आ जाएगा लक्षण प्रारूप, इसके अलावा आ जाएगा आपके जीन प्रारूप। तो ये कुछ इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो अपने आनुवंशिकी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, इनकी नॉर्मली अपन को परिभाषा ध्यान रखनी है कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहली चीज अपन पढ़ते थे कारक। कारक क्या होता है? किसी आनुवंशिकी के अंतर्गत किसी भी एक लक्षण विशेष को धारण करने वाली जो इकाई होती है, तो उसे आपको एक कारक के रूप में डिनोट करते हैं। कारक का ही आजकल जो मॉडिफाइड जो रूप है, आधुनिक जो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जो वर्ड काम में लिया जाता है, उसे ही जीन कहा जाता है। तो जीन क्या होता है? कारक और जीन एक ही चीज है। पहले जो आनुवंशिक लक्षणों को निर्धारित करने वाली जो इकाई होती है, पहले उसको कारक कहा जाता था और आजकल इसको जीन कहा जाता है। तो किसी एक लक्षण विशेष को धारण करने वाली इकाई जो होती है उसे जीन कहा जाता है। किसी एक लक्षण विशेष को, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं इसका जीन का, जैसे समयुग्मजी लंबा, या एक मिनट अपन सीधा डायरेक्ट ले लेते हैं लंबा 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 पादप। तो लंबे पादप के लिए जो इसके लिए जो जीन होता है वो टे जीन उत्तरदायी होता है। लेकिन ये जो इन जीनों को, जीन सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं, जीन सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से समयुग्मजी लंबे पादप के लिए जीनों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो जाएंगे जीन जो किसी लक्षण विशेष को प्रदर्शित करने वाले जो पादप होते हैं, लक्षण विशेष को प्रदर्शित करने वाले किसी एक लक्षण विशेष को डिनोट करने वाली जो इकाई होती है उसे जीन कहा जाता है। दूसरा होता है आपके अगला जो पॉइंट है वो प्रभावी लक्षण। तो दो जनकों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो उनसे जो प्राप्त जो संतति होती है, दो जनकों के मध्य क्रॉस से उत्पन्न संतति F1 पीढ़ी कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण होते हैं। और जो F2 पीढ़ी में, यानी F1 पीढ़ी का क्रॉस F1 पीढ़ी के दूसरे पादप से करवा दिया जाता है, तो इनसे जो प्राप्त संतति होती है, इनसे प्राप्त संतति, ये जो प्राप्त संतति होती है वो F2 पीढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी। तो अपन इसमें भी आप आगे लिख लीजिए F1 पीढ़ी व F2 पीढ़ी। ठीक है, तो F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी क्या होती है? जो संतति के मध्य क्रॉस करवाने से
जो जनकों के मध्य जो क्रॉस करवाने से प्राप्त जो संतति होती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है। और जब दो F1 पीढ़ियों के मध्य F1 पीढ़ी के पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्राप्त संतति F2 पीढ़ी कहलाती है। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा आपके संकरण। संकरण कभी भी प्राकृतिक नहीं होता है, नेचुरल नहीं होता है, संकरण करवाया जाता है, यानी संकरण एक कृत्रिम प्रक्रिया है। संकरण क्या है? संकरण एक कृत्रिम प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है अपना संकरण, ये कृत्रिम प्रक्रिया होती है। कृत्रिम प्रक्रिया, कृत्रिम प्रक्रिया का मतलब मानव द्वारा ये जो संपन्न करवाई जाती है, या इस प्रक्रिया के अंतर्गत मानव का किसी न किसी तरह से हस्तक्षेप होता है, या आप इस प्रकार से मान लीजिए कि ये जो प्रक्रिया होती है नेचुरल नहीं होती है, कुछ प्रकृति के विरुद्ध इस प्रकार की प्रक्रिया होने जो होती है उसे संकरण कहा जाता है। तो ये जो संकरण होती है, संकरण क्या होता है? संकरण जब दो इस प्रकार के जनक जो होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जिनमें जनन की संभावना नहीं होती है, अप्राकृतिक रूप से, या आप ऐसा मान लीजिए जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जब एक घोड़ी के साथ में गधे का क्रॉस करवाया जाता है, घोड़ी के साथ में गधे का क्रॉस करवाया जाता है, तो इनसे जो संतति उत्पन्न होती है वो खच्चर होता है। तो ये प्राकृतिक रूप से इस प्रकार की जो जनन की प्रक्रिया है वो जो प्रकृति इसको अनुमति नहीं देती है। लेकिन आप ऐसा मान लीजिए कि जब दो अलग अलग जाति वाले जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, जब दो अलग अलग जाति वाले जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो इनसे जो अलग प्रकार की जो संतान उत्पन्न होती है, यही संकरण का परिणाम होता है। अगला पॉइंट है आपके एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब क्या होता है? एक संकर संकरण का मतलब जब किसी भी पीढ़ी के अंतर्गत वंशागति के द्वारा जो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो एक बार में या एक जन्म की प्रक्रिया में एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है। एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है, तो इसे एक संकर संकरण कहा जाता है। एक संकर संकरण कहा जाता है। इसी प्रकार से जब एक या एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक लक्षणों का, जब दो या दो से अधिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे द्विसंकर संकरण कहा जाता है। द्विसंकर संकरण। इसके अलावा अगला हो जाएगा आपके युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब ये होता है कि जिन सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं, किसी भी लक्षण विशेष को धारण करने वाली इकाई होती है वो सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं इनमें दो अलग अलग दो विपरीत लक्षणों को धारण करने की क्षमता पाई जाती है, इन्हें युग्म विकल्पी कहा जाता है। इसके बाद में अगला आ जाएगा आपके परीक्षण संकरण। क्या होता है ये परीक्षण संकरण? टेस्ट क्रॉस जिसे कह सकते हैं परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण का मतलब ये होता है कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है? अप्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है। अप्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है। तो ये जो संकरण की प्रक्रिया होती है, ये संकरण की प्रक्रिया, इसे परीक्षण संकरण कहा जाता है। संकर पूर्वज संकरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप उनको एक एग्जांपल लेते हैं, एक शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पादप, इसका जीन T है और इसका क्रॉस करवाया जाता है शुद्ध बौने पादप के साथ, तो ये TT, इस प्रकार की F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी। तो ये एक बार हो गया। जब इसमें दोबारा जो संकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें इसको अपन पहली वाले में इसको नर मान रहे हैं और इसको मादा मान रहे हैं, और जब दोबारा जो संकरण की प्रक्रिया होती है तो इसमें जैसे ये वापस ले लिया आपने शुद्ध लंबा पादप TT, इसका क्रॉस शुद्ध बौने पादप के साथ में,
या ये हो जाएगा आपके स्मॉल टी। जब इनसे जो प्राप्त संतति होती है वो F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगी। तो अब इसमें अंतर क्या पहले वाले में और दूसरे वाले में? इसमें ये जो शुद्ध लंबा है वो नर है और इसमें ये जो शुद्ध लंबा है इसको मादा माना जाएगा या और इसको नर मान लिया जाएगा। अब इसमें और इसमें अंतर यह है कि पहले वाले में इसको नर माना है, इसको मादा माना, जबकि इसमें इसको मादा मान लिया है शुद्ध लंबे लक्षण वाले को और इसको नर की तरह यूज किया गया है। इस प्रकार से लिंग परिवर्तन करके जब संकरण की प्रक्रिया में वंशाकृति का अध्ययन किया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। इसके पश्चात अगला आ जाता है आपके लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब यह होता है कि किसी भी पादप में संकरण की प्रक्रिया के दौरान जो संतति जो प्राप्त होती है तो उसमें बाह्य लक्षणों की जो अभिव्यक्ति होती है, जो बाह्य लक्षणों को जो प्रकट किया जाता है या बताया जाता है, जिनकी अभिव्यक्ति होती है तो उन्हें लक्षण प्रारूप कहा जाता है। जबकि जीन प्रारूप क्या होता है? जीन प्रारूप में उनकी जो आनुवंशिक जो स्थिति होती है या जो आनुवंशिक लक्षणों की जो स्थिति होती है, जैसे समयुग्मजी बना, समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी पीला, इस प्रकार से जो स्थिति होती है, जो आनुवंशिक संरचना का जो अभिव्यक्ति होती है वो जीन प्रारूप के अंतर्गत आती है। F1PD जब जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्राप्त संतति F1PD होती है और F1PD का स्वपरागण करवाया जाता है तो F2PD प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये आपकी परिभाषिक शब्दावली कंप्लीट हो गई। थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा हो जाएगा आपके, अगला है मेंडल द्वारा चुने गए प्रमुख 7 विप्लयी लक्षण। मेंडल ने जो अपने आनुवंशिकी का जो अध्ययन किया था तो उसमें कुल 34 लक्षण समाहित थे, 34 विप्लयी लक्षण। उनमें से 7 विशेष लक्षणों का विशेष रूप से उन्होंने अध्ययन करके कुछ नियम दिए थे आनुवंशिकी से संबंधित। ये 7 नियम, ये जो 7 लक्षण विप्लयी लक्षण कौन कौन से थे? इधर लिख लेते हैं अपन लक्षण, इधर हो जाएगा प्रभावी और इधर हो जाएगा अप्रभावी। नंबर 1 है पौधे की नंबर 1 लक्षण हो जाएगा पौधे की ऊंचाई। अब इसमें प्रभावी लक्षण होता है लंबा, अप्रभावी लक्षण हो जाता है बोना। अब प्रभावी लक्षण क्या होता है? जो F1PD में प्रकट होता है वो प्रभावी है, जो F2PD में प्रकट नहीं हो पाता है वो अप्रभावी हो जाएगा। दूसरा हो जाता है इसके अंतर्गत पुष्प की स्थिति, यानी पौधे के अंदर पुष्प किस प्रकार से लगे हुए हैं, शीर्षस्थ स्थिति में है या कक्षस्थ स्थिति में है, तो इसके अंदर हो जाएगा कक्षस्थ और अप्रभावी में अग्रस्थ। इसके पश्चात अगला आ जाता है पुष्प का रंग। प्रभावी लक्षण के अंतर्गत देखें तो बैंगनी हो जाएगा और अप्रभावी में सफेद। इसके पश्चात अगला आ जाएगा आपके फली का आकार। प्रभावी लक्षणों के अंतर्गत देखें तो फूली हुई और अप्रभावी लक्षणों में देखें तो इस प्रकार से आप मान लीजिए संक्रिय या संकुचित मान लीजिए, कॉन्ट्रैक्टेड मान लीजिए, संकुचित। फूली हुई जो नहीं होती वो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। इसके अलावा अगला लक्षण देखें वो हो जाएगा फली का रंग। प्रभावी रंग में हरा हो जाएगा, अप्रभावी में पीला हो जाएगा। इसके पश्चात अगला लक्षण आ जाएगा आपके बीज का आकार। प्रभावी में
गोल हो जाएगा, अप्रभावी में झुर्रीदार हो जाएगा, अप्रभावी में झुर्रीदार। और लास्ट हो जाएगा सातवां लक्षण, बीज का रंग प्रभावी पीला हो जाएगा और अप्रभावी हरा हो जाएगा। तो मेंडल ने जो 7 जो प्रमुख विप्रेयसी लक्षणों का जो अध्ययन किया था, वो 7 प्रमुख विप्रेयसी लक्षण कौन कौन से थे? ये 7 प्रमुख विप्रेयसी लक्षण थे जिनका मेंडल ने अध्ययन किया था और विशेष रूप से अध्ययन किया, और इनके आधार पर ही आनुवंशिकी से संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे। 2 विधियों पर, कौन कौन सी विधि? एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण विधि के ऊपर। प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है। ये नियम इन 7 प्रमुख विप्रेयसी लक्षणों का चयन करने के पश्चात इनके ऊपर विशेष अध्ययन करके उन्होंने प्रतिपादित किए थे। अब अपन देखते हैं कि इन लक्षणों के आधार पर मेंडल ने जो ये नियम जो प्रतिपादित किए थे, ये प्रतिपादित जो नियम किए थे, इन नियमों के आधार पर उन्होंने 2 टेक्निक अपनाई थी। कौन कौन सी थी? यानी इन्होंने संकरण की जो प्रक्रिया करवाई थी, संकरण की प्रक्रिया के लिए मेंडल ने संकरण प्रक्रिया हेतु 2 तकनीकी विधियां अपनाई। 2 तकनीकी विधियां अपनाई। कौन कौन सी? एक तो थी विपुंसन की प्रक्रिया, एमास्कुलेशन। विपुंसन क्या होता है? विपुंसन। और दूसरी थी थैलीकरण, जिसको कह सकते हैं आप बैगिंग। एमास्कुलेशन एंड बैगिंग, विपुंसन एंड थैलीकरण। तो क्या होता है विपुंसन और क्या होता है थैलीकरण? इन्होंने ये जो संकरण की जो प्रक्रिया करवाई थी, संकरण की प्रक्रिया के लिए इन्होंने विपुंसन विधि अपनाई थी और थैलीकरण अपनाई थी। विपुंसन में क्या होता है? पहला पॉइंट है विपुंसन विधि। विपुंसन विधि में प्राकृतिक रूप से जनन अथवा परागण, स्वपरागण को रोकने के लिए पुष्प के ऊपर से पूतंतुओं को परागकोश सहित यानी पूर्ण रूप से परागकोश सहित, यानी जो ये जो पूतंतु जो होता है, ये जो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर को पूर्ण रूप से परागकोश सहित हटा दिया। तो इस विधि में, विपुंसन विधि में क्या किया था उन्होंने? प्राकृतिक रूप से जनन अथवा स्वपरागण को रोकने के लिए पुष्प के ऊपर से ये जो पुंकेसर जो होता है, इसके पूतंतु और परागकोश सहित इसको हटा दिया, यानी पूरे को ही हटा दिया था। तो इसको पूरे को हटा दिया तो इसके अंदर जो भी परागकण बनते हैं, वो परागकण उसके ऊपर जो भी उस पुष्प का जो मादा पार्ट होता है, जो स्त्रीकेसर वाला जो भाग होता है, उसके ऊपर नहीं गिर पाएगा। तो नहीं गिर पाएगा तो ये जो स्वपरागण की प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। तो इस विधि के द्वारा मेंडल अपने इच्छित परागकणों को इसके ऊपर गिरा सकता है और उस पुष्प के जो पुंकेसर जो होता है, उसके अंदर जो परागकण बनते हैं, वो इसके ऊपर नहीं गिर पाएंगे। तो ये विधि विपुंसन विधि कहलाती है। दूसरी विधि होती है थैलीकरण विधि। थैलीकरण विधि या बैगिंग विधि क्या होती है? इसमें कोई भी पुष्प है, ये जो मटर का जो पौधा होता है, इसके अंदर पुष्प द्विलिंगी होता है, यानी स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। तो पुंकेसर से ये जो परागकण होता है, वो इसके ऊपर गिरता है। तो इन्होंने दूसरी विधि में क्या? थैलीकरण की विधि अपनाई। तो थैलीकरण में इन्होंने क्या किया था? इसके ऊपर बैग बांध देते, यानी थैली, प्लास्टिक की थैलियां इसके ऊपर बांध दी थी उन्होंने। तो प्लास्टिक की थैलियां बांध दी
तो इसी पुष्प का जो परागण था इसी के ऊपर नहीं गिर पाया, यानी स्वपरागण है वो अपने आप रुक गया, स्वपरागण रुक गया, स्वपरागण नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। और मेंडल ने इच्छित परागण इसके ऊपर डाल करके अपने नियमों को अच्छी तरह से समझाया। इन्होंने इच्छित परागणों को डाल करके संकरण की प्रक्रिया संपन्न करवाई। तो ये दो टेक्निक उन्होंने काम में ली थी, विपुंसन और थैलीकरण। अब देखते हैं मेंडल ने ये जो 7 प्रमुख विप्रेयसी लक्षणों के माध्यम से आनुवंशिकी के नियमों का किस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया था। तो आनुवंशिकी के नियम इन्होंने इन लक्षणों के आधार पर कौन कौन से नियम दिए थे, 2 विधियों के ऊपर दिए थे। नंबर 1 एक संकर संकरण विधि, एक संकर संकरण विधि, और दूसरा है द्विसंकर संकरण विधि, द्विसंकर संकरण विधि। तो एक संकर संकरण क्या होता है, जिसमें एक बार में जन्म की प्रक्रिया एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन होता है, तो वो होती है एक संकर संकरण विधि। और जन्म की प्रक्रिया में जब 2 लक्षणों का एक साथ ध्यान रखा जाता है, 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, वो होती है द्विसंकर संकरण विधि। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन, एक बार में एक ही लक्षण का अध्ययन, ये हो जाएगा आपके एक बार में 2 या 2 लक्षणों का अध्ययन। तो जब 2 लक्षणों का अध्ययन होता है तो द्विसंकर संकरण विधि हो जाएगी, 3 लक्षणों का अध्ययन होता है एक बार में तो त्रिसंकर संकरण हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 से ज्यादा होते हैं तो बहुसंकर, यानी बहुत सारे लक्षणों का एक बार में अध्ययन किया जाता है तो बहुसंकर संकरण विधि हो जाएगी ये। तो इस आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे 2? नंबर 1 प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। सेकंड नंबर पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और इस विधि के ऊपर इन्होंने एक नियम दिया था, कौन सा था? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो ये सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इसकी परिभाषा क्या होती है और क्या होता है ये नियम? इसके 2 अपवाद भी है, आप ध्यान रखेंगे, जिसके ऊपर प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है। वो है पूर्ण अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, सहप्रभाविता। तो इस आधार पर अपन देखते हैं पहला नियम कौन सा है। पहला नियम एक संकर संकरण विधि के आधार पर प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होती है इसकी परिभाषा? जब 2 विप्रेयसी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, संकरण की प्रक्रिया करवाई जाती है, तो F1 पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट हो पाते हैं जो प्रभावी लक्षण होते हैं, या उन्हीं लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है जो प्रभावी होते हैं, अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। यानी जब 2 विप्रेयसी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी में उन्हीं लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है जो प्रभावी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एक पौधा है नर पादप, जिसको
शुद्ध एक इलेक्शन लेते हैं लंबा पादप की कैपिटल टी, और इसका क्रॉस करवाया जाता है बोना पादप से, बोना पादप स्मॉल टी। तो जब इनके मध्य संकरण करवाया जाता है तो संकरण की प्रक्रिया में एक लक्षण का जीन इधर से जाएगा और एक इधर से आएगा, तो ये पौधा बन जाता है। इस प्रकार के जीन प्रारूप वाला पौधा बनेगा। यानी ये जो पौधा है F1PD है, ये F1PD के अंदर जो भी पौधा बनता है, अब इस पौधे को लक्षणों के आधार पर देखें तो ये किस प्रकार का पौधा है। जाने कि इसका एक लंबा है, एक बोना पादप है। तो अब ये जो पौधा है वो लंबा होगा या बोना होगा। तो अब आपने मेंडल के 7 प्रमुख विपरीत लक्षणों में देखा था कि जब ये जो पौधे की लंबाई लेते हैं या इसकी जो ऊंचाई लेते हैं, तो ऊंचाई के आधार पर लंबापन और बोनापन 2 प्रमुख विपरीत लक्षण होते हैं। तो इन 2 प्रमुख विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण की प्रक्रिया करवाई जाती है। तो F1PD में जो भी लक्षण जो प्रकट होता है वो होगा, अब यानी ये जो पौधा होगा वो पौधा कैसा होगा, लंबा पादप। लक्षण प्रारूप की दृष्टि से ये लंबा पादप है। यानी जो लंबापन का जो लक्षण है ये प्रभावी लक्षण है। ये कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। और ये जो बोनापन का जो लक्षण है ये अप्रभावी लक्षण है। तो इस नियमानुसार क्या होता है, जो वही लक्षण प्रकट होता है जो प्रभावी होता है। F1PD में वही लक्षण प्रकट हो पाएगा जो प्रभावी होता है। तो यही होता है प्रभाविता का नियम। तो ये जो प्रभाविता का नियम है इसमें F2PD प्राप्त कर सकते हैं आप। F1PD से F2PD प्राप्त की जाती है। F2PD किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, तो इन सभी नियमों का अपन अगले पार्ट में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो यहाँ तक आप अनुवंशिकी का जो पार्ट 2 है इसको ध्यान से देखिए, और इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।